क्लास 12 हम लोग का जो लेसन चल रहा है विद्युत चालन वाला, उसमें जो है हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ठीक, जहाँ ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जे हमारा धारा घनत्व है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लोग डेफिनेशन देते हो तो क्या होगी कि किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J यानी कि धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका जो मात्रक होता है वो ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर होता है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, उसकी लंबाई पर या एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप कोई चालक तार लेते हैं, उसकी लंबाई को या एरिया को आप बदलते भी हैं तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मटीरियल है वो हमारा वही है। आपने उसकी लंबाई बदल दी, एरिया बदल दिया, लेकिन क्योंकि जो मेटल है, जो आपका जो तार है वो उसी मेटल का बना हुआ है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो वही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने माने यहाँ पे एक तार लिया हुआ है, ए बी एक तार है, इसकी लंबाई मैंने एल ली है जिसमें आई धारा बह रही है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए मान लिया और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो वी है। ठीक, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। ठीक, और धारा घनत्व की परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ चुके हो, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना। एरिया एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है, क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें रख दीजिए, तो वी अपॉन एल अपॉन आई अपॉन ए। ठीक, ये उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन आई, वी अपॉन एल ऐसे ही आ गया। अब इस आई को वी के नीचे ले लो, तो वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। इस v अपॉन आई को हम क्या लिखेंगे, r, ओम के नियम से। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, r इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में यदि हम r की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर और l की वैल्यू 1 मीटर रखते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू 1 अपॉन 1, यानी कि रो की वैल्यू r के बराबर हो गई। तो यहाँ से परिभाषा क्या हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध की, कि किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। आर किसका प्रतिरोध है, जो हमारा 1 मीटर लंबा तार है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अगर कोई किसी जो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रतिरोध है। ठीक है, अगर हम 1 मीटर लंबा तार और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक तार लें और उसका प्रतिरोध अगर R हो तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा ओम इंटू मीटर होता है। ये परिभाषा बच्चों आपको यहाँ से समझ में आ गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसमें जो फॉर्मूला हमारा ऊपर था रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक, तो किसी निश्चित ताप पर और किसी चालक के लिए जो रो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप मैग्नीन का तार लेते हो तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट का तार लेते हो तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा किसी निश्चित ताप पर। तो ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट हो गई। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एल पर और ए पर। और जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, नीचे डिवाइड के साइन में है ना। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड के साइन में होती तो वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से इसका मतलब ये निकला कि जब हम तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और तार की लंबाई को छोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस छोटा होगा। अगर लंबा तार है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर उसी मेटल का छोटा तार है तो रेजिस्टेंस
कम होगा। ठीक, इसी प्रकार से जब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। एरिया कैसे बढ़ेगा? जब हम मोटा तार लेंगे। जब आप तार मोटा लोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। जब रेडियस बढ़ जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक, तो अगर छोटा और मोटा तार है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या रेजिस्टेंस कम है, तो अगर छोटा और मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और पतला और लंबा तार होगा तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। तो अगर आप किसी मेटल के दो तार लेते हो, उनको कंपेयर करते हो, जैसे कि मैंने डायग्राम के थ्रू शो किया कि एक मैंने पतला लंबा तार लिया और एक छोटा मोटा तार लिया, तो उसी दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, दोनों एक ही मेटल के बने हुए हैं। अगर जो लंबा और पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और छोटा और मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम तार को, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि तार को आप जोड़कर भी लंबा कर सकते हो, तार को खींचकर भी लंबा कर सकते हो, है ना। तार को अगर जोड़कर लंबा करोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम तार को खींचकर लंबा करते हैं तो खींचकर लंबा करने में क्या होता है, उसकी रेडियस कम हो जाती है ना। जब रेडियस कम होती है तो एरिया क्या होगा, रेडियस कम होगी तो एरिया हमारा बढ़ जाता है, एरिया भी कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू जिस पहली से वाली सिचुएशन है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, अगर रेडियस घटेगी तो उसका एरिया भी घट जाएगा। तो अगर हम तार को खींचकर लंबा कर दें और उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें, मतलब अगर उसकी लंबाई पहले कुछ भी है 1 2 3, अगर हमने उसकी लंबाई अब खींचकर दुगनी कर दी या 3 गुनी कर दी तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो n² टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप लंबाई को तार को खींचकर दुगना करोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा 2 का स्क्वायर इंटू r यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप लंबाई को 3 गुना कर दोगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि जब हम तार को खींचते हैं तो उसकी रेडियस भी बदलती है, तार को खींचने पर उसकी रेडियस क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ उस अनुपात में हमारा n² r के अनुपात में क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। तो तार को खींचने पर उसकी लंबाई को n गुना करने पर जो नया प्रतिरोध होगा वो इतने गुना हमारा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों ये हमने जो रो की वैल्यू निकाली है नीचे, ये हमने m और n के टर्म्स में निकाली। वो कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो r होता है वो m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन ए होता है। ठीक, इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, रखोगे तो L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कि एक निश्चित ताप पर हमारा E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, श्रांतिकाल भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक निश्चित ताप पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करता है, और अगर ये संख्या घटती है तो रो का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मेनली मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर, या इनडायरेक्टली कहें तो धातु की नेचर पर, कि मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है कि जो हमने तार लिया है वो किस मेटल का बना है। तो लंबाई को चेंज करने पर या एरिया को चेंज करने पर विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो आपका बदल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा विशिष्ट चालकता क्या होती है। जैसे कि हमने चालकता लिया था, विद्युत चालकता, वो क्या थी, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत चालकता कहलाती है ना। ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि विद्युत चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब रो इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा था E अपॉन जे होता है, अगर आप इसको यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, J अपॉन E हो जाएगा, सिग्मा बराबर J अपॉन E हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये आपका क्या है, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसको बता सकते हैं। ठीक, अब आप लोगों ने बच्चों जो सर्किट पढ़े हैं वो दो तरह के, जो सर्किट जो होती हैं जो हमारे, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओमिक सर्किट और एक होते हैं नॉन ओमिक सर्किट।
तो परपथ हमारे दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो ओमिक सर्किट और एक नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं? वह परपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता है। मतलब अगर तार के सिरों के बीच आप विभवांतर लगाते हो और विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियत रहता है तो वो हमारा सर्किट कैसा होगा? ओमिक सर्किट होगा। लेकिन जो ओमिक सर्किट होते हैं वो बहुत कम जब हम धारा का मान जब बहुत कम होता है उस समय ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो ओमिक सर्किट को फॉलो करते हैं, ठीक। और जो नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सर्किट जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता। जैसे कि टॉर्च का बल्ब है आपका, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्राइड बल्ब है, डायोड बल्ब है, वैक्यूम ट्यूब्स है, इन सब में क्या होता है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और धारा का अनुपात नियत नहीं होता। मतलब जब आप V और I के बीच में ग्राफ खींचोगे तो नॉन ओमिक सर्किट में हमको ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। लेकिन ओमिक सर्किट में क्या होगा? जब V और I के बीच में आप ग्राफ खींचोगे, अगर यहाँ I लोगे यहाँ V लोगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका मतलब जो विभवांतर और धारा का अनुपात कैसा है? नियत है, ठीक। नॉन ओमिक में इस नियम का पालन हमारा नहीं होता है, ठीक है। जब हम इसमें V और I के बीच में खींचेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। अब इसके बाद जो प्रत्येक विद्युत परपथ होता है वो ज़रूरी नहीं है ओम के नियम का पालन करे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ टॉर्च के बल्ब के लिए हमने V और I के बीच में जब ग्राफ खींचा, इसमें हमने V को हमने लिया है एक्स एक्सिस पर और I को लिया है वाई एक्सिस पर। तो टॉर्च के बल्ब का आप जो ग्राफ देख रहे हो कुछ हमें इस तरीके से कर्व शेप में मिलता है। अब आप ये देख सकते हो कि कुछ समय तक तो क्या होती है, ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है, उसके बाद एक कर्व हो गया। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस को जब धारा का मान कम होता है उस समय तो ये ओम के नियम का पालन करता है, लेकिन जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाता है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से तो धारा का मान बढ़ने पर क्या होता है, जब धारा का मान बढ़ जाता है तो विभवांतर V के बढ़ने पर भी क्या होता है? धारा का मान भी बढ़ने लगता है। आप विभवांतर को बढ़ाएंगे, शुरू में क्या हुआ? आपने विभवांतर को बढ़ाया, दूसरे आप ये क्या शो कर रहा है? जब आप विभवांतर को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में धारा भी हमारी बढ़ जाती है, ठीक। इस तरीके से बढ़ती है कि V अपॉन I कैसे रहते हैं? कॉन्स्टेंट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप V का मान बढ़ाते जाते हो तो धारा का मान भी बढ़ता जाता है और हमको बाद में कर्व शेप मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्च का जो फिलामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है और इससे उसका टेम्परेचर क्या है? बढ़ जा रहा है ना। तो उससे उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसीलिए धारा का मान बढ़ने पर जो टॉर्च का फिलामेंट है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि जब आप उसमें करंट ज़्यादा प्रवाहित करते हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। विद्युत प्रतिरोध वहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता। तो यहाँ देख रहे हो आप विद्युत प्रतिरोध भी क्या चेंज हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा उच्च धारा के लिए, उच्च विद्युत धारा के लिए ये ओम के नियम का जो टॉर्च का फिलामेंट है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता। क्योंकि दूसरा ग्राफ हम जो शो कर रहे हैं ये ट्रांजिस्टर के लिए शो कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो कि शुरू में हमको धारा लगभग 0 के बराबर मिलती है और उसके बाद जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा हमारी अचानक से बढ़ जाती है, ऐसे घटाने पर अचानक से घट जाती है। तो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं और जो फिलामेंट्स होते हैं, जो डायोड बल्ब्स होते हैं, उन सब में हमारे सर्किट्स कैसे होते हैं? नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है। अब धातु के जो बने हुए तार होते हैं उनमें विद्युत धारा के कम मान के लिए ही ओम के नियम का पालन होता है। अगर जो तार बना है, अगर आपको मेटल का बना है तो अगर आप उसमें कम धारा प्रवाहित करोगे, जैसे कि टॉर्च का बल्ब का जो फिलामेंट था उसमें जब हमने कम धारा, यहाँ पर ऊपर वाले इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब कम धारा हमने प्रवाहित की तो ओम के नियम का पालन हुआ। लेकिन जब आप धारा का उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते तो ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो वो सर्किट जैसे कि ये है, इसमें ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसमें धारा जो है वो जो विभवांतर के करस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ रही है। जब हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा का मान उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। अगर ये ओम के नियम का पालन करता तो V और I के बीच में ये हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए था? एक स्ट्रेट लाइन, जो हमको नहीं मिल रहा है ना। तो ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स हैं, फिलामेंट है, ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें जो V और I का अनुपात होता है वो नियत नहीं होता है, बल्कि ये जो I की वैल्यू है वो विभवांतर पर डिपेंड
करती है। ठीक, अब हम निकालते हैं इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस। बच्चों डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो सपोज मैंने एक ग्राफ लिया है किसी नॉन ओमिक सर्किट के लिए, और इसका मैंने एक छोटा सा ये पार्ट लिया, तो इस छोटे से खंड के लिए डेल्टा वी और डेल्टा आई का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम एक नॉन ओमिक सर्किट के किसी खंड के विद्युत विभवांतर में किए जाने वाले परिवर्तन और उसके करस्पॉन्डिंग विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को हम क्या कहते हैं, उस खंड के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इतने से पार्ट के लिए क्या है हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। जैसे हमने मान लो यहाँ से लम डाला और यहाँ से लम डाला, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा डेल्टा वी हो गया और ये क्या हो गया, डेल्टा आई हो गया। तो इस छोटे से पार्ट के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक, अब जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है। जैसे कि हम धातुओं के लिए सबसे पहले लेके चल रहे हैं, धातुओं का जो रेजिस्टेंस होता है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। मतलब टेम्परेचर जब आप धातुओं का बढ़ाओगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। अब ये बढ़ता क्यों है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों तुम लोगों ने फॉर्मूला पहले पढ़ा था, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम एन ई स्क्वायर टॉ एल अपॉन ए, ये होता है। यहाँ पर एम हमारा क्या है, द्रव्यमान है, एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, टॉ क्या है, श्रांति काल है, और एल क्या है, तार की लंबाई, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो एक दिए गए तार के लिए अगर आपको एक नियत लंबाई और नियत एरिया क्रॉस सेक्शन का तार दिया जाए, तो एक दिए गए तार के लिए आपका एल कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, और उसमें जो एन का मान है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, वो कांस्टेंट हो गई। एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कांस्टेंट है, बचा क्या, टॉ। तो एक दिए गए तार के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस हमारा किस पर डिपेंड करता है, श्रांति काल पर डिपेंड करता है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिए गए तार के लिए अगर श्रांति काल कम होगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर हम टॉ होता क्या है, श्रांति काल क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की दो धनायनों से, अगर ये दो धनायन है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इनसे टकरा रहा है तो किसी इलेक्ट्रॉन की दो धनायनों से लगातार टक्करों के बीच का औसत समय, वो हमारा क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है ना। और लैम्डा क्या होता है, दो लगातार टक्करों के बीच की चली गई औसत दूरी, हमने मान ली लैम्डा है। और वी आर एम एस क्या है हमारा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अगर तो आप लोग को पता है बच्चों की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, या समय बराबर हम दूरी बट्टे चाल ले सकते हैं ना। तो समय हमारा यहाँ पर टॉ है, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। ठीक, अब आर इज इक्वल टू 1 टॉ होता, टॉ की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जाएगा 1 अपॉन लैम्डा अपॉन वी आर एम एस, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस अपॉन लैम्डा। और बच्चों आप लोग को ये पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो जो हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है, हमारा तार के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाएगा, है ना। अब टी का मान बढ़ेगा, टी का मान जब बढ़ता है बच्चों तो टी का मान बढ़ने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन लैम्डा का मान कम हो जाता है। ये लैम्डा का मान क्यों कम हो जाता है, माध्य मुक्त पथ क्यों कम हो जाता है, वे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो धनायन है उनके कंपनों का आयाम बढ़ जाता है, मतलब वो अपनी जगह पर रहकर बहुत ज़्यादा दूरी तक क्या करते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा दूरी तक कंपन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो बढ़ गई, लेकिन जो लैम्डा है माध्य मुक्त पथ है वो हमारा कम हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन के मार्ग में एक रुकावट को उत्पन्न करता है। तो इसलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है,
रूट में इसका वेलोसिटी बढ़ती है, रूट में इसका वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एल अपॉन ए। एल और ए इन दोनों को आपने ये दी हुए तार के लिए कांस्टेंट कर दिया। रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एल अपॉन ए। एल और ए को आपने दी हुए तार के लिए कांस्टेंट कर दिया। जब आप रजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, जब रजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रहा है, तो जो स्पेसिफिक रजिस्टेंस है वो भी हमारा बढ़ेगा। और जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, चालकता क्या होती है, उसकी उल्टी होती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है ना। तो विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जो हमारी जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनका टेम्परेचर, जो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि रूट मीन्स का वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, और जो शांतिकाल का मान है वो कम हो जाता है। ठीक, अब हमने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R0, T डिग्री सेल्सियस पर RT है। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखो, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ एल्फा हमारा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, टी हमारा टेम्परेचर है। तो इस इक्वेशन से हमने क्या किया, इस R0 को इसके नीचे ले लिया, तो ये 1 प्लस एल्फा टी, ऐसे हम एल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस 1 को यहाँ ले जाओ, तो एल्फा टी बराबर क्या हो जाएगा, RT अपन R0 माइनस 1, LCM ले लो, RT माइनस R0 अपन R0 हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, तो टी को हम इसके नीचे ले लेंगे यहाँ पर, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 अपन R0 इंटू टी। ये प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको RT, R0 और टेम्परेचर पता हो तो आप प्रतिरोध ताप गुणांक निकाल सकते हो। और अगर आपको R0 की वैल्यू पता है, प्रतिरोध ताप गुणांक पता है, टेम्परेचर पता है, तो आप इस फॉर्मूले से T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। RT यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। यहाँ T क्या है, यहाँ T टाइम नहीं है, T यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। एल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं बच्चों। इसमें मैंने R0 की वैल्यू 1 कर दी और T की वैल्यू भी 1 कर दी। तो एल्फा की वैल्यू RT माइनस R0 पर 1 इंटू 1 यानी RT माइनस R0 के बराबर होगी। और ये क्या है हमारा, प्रतिरोध में वृद्धि, क्योंकि ये T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है, आप इसको इसमें से माइनस कर रहे हो, तो ये हमारी क्या होगी, प्रतिरोध में वृद्धि। तो यहाँ से हम प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी तार का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो उस प्रतिरोध में होने वाली उस वृद्धि के बराबर होता है जब उस तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए, है ना। रटो मत, यहाँ से समझो। अगर किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसके टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि ही प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि RT माइनस R0 प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा के बराबर होती है। ठीक है, और ज़्यादातर धातुओं के लिए जो एल्फा का मान होता है वो हमारा 1/273 होता है। तो हमने यहाँ पर रख दिया इस फॉर्मूले में और इसको फिर एलसीएम लेके फिर सॉल्व किया। T + 273 ये हमारा क्या हो जाएगा, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा, कैपिटल T हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो RT है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती है और पीछे आप लोगों ने निकाला था कि RT जो था वो श्रांति काल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इन दोनों से हमारा क्या रिलेशन निकला कि T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ। यहाँ टॉ क्या है, श्रांति काल, ये टॉ है, स्मॉल t नहीं है। ठीक है, और स्मॉल टॉ इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि जो परम ताप होता है वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, जब श्रांति काल कम हो जाता है तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है हमारा। तो इस तरीके से जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, अगर आपने केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाया और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कितना रेजिस्टेंस बढ़ा, तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस T डिग्री से